नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर सीएम योगी और रूवेन अजार के बीच में कई बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई है। बैठक को लेकर सीएम योगी ने कहा, यह बैठक आपसी हित के क्षेत्रों में यूपी और इजराइल के बीच में गहरे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है और हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लाभ के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार डीसीपी और एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में आपको बताते चले कि सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल नोएडा प्रथम राजीव कुमार गुप्ता ने पुलिस बल के साथ में थाना फेज 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ वाले स्थानों के आसपास पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, सभी पीआरवी और पीसीआर वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए पेट्रोलिंग की जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उसके जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोग करता है, 95 करोड़ इंटरनेट उपभोग करता है और जहां पर दुनिया के 40% से अधिक वास्तविक समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, जहां डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम मील वितरण और प्रभावी उपकरण के रूप में दिखाया गया है और वहां पर चर्चा वैश्विक दूरसंचार की स्थिति है और भविष्य पर चर्चा वैश्विक गुट का माध्यम बनेगा। कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन आईटीयू के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है। मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है
वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ऐसे में WTSA और IMC की ये साझेदारी भी एक प्रेरक और शानदार मैसेज है। जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है, तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है, और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। मुझे याद है, जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था, तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं, बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि, स्वास्थ्य और सशक्त शहरों पर 3 उत्कृष्टतम केंद्रों की स्थापना की घोषणा करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली।
India Adharaniya into the knowledge economy Jambuji. of tomorrow. Government of India has brought several reforms in its NETF के education चेयरमैन sector. आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, The goal of our recently committee. introduced श्रीकांत नंदमुनि जी, डॉक्टर प्रवीण पंकजसन जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित अलग अलग कंसोर्शियम की इंस्टीट्यूशन मेंबर्स, शिक्षा तथा चिकित्सा और टेक्नोलॉजी की दुनिया की कई आदरणीय महानुभव, पत्रकार साथीगण, पुष्पेंद्र जी, मैं आज सुबह भैंस की दही खा के आया हूं और मैं आपको आज कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कहता हूं। जब हम एआई के भारत एक नई पैदान में पहुंचने का प्रवास करने का तय किया है और मेरे लिए जैसे साधु संतों की सत्संग प्राप्ति करना एक सौभाग्य होता है। एक मंदिर की नींव रखना एक अत्यंत सौभाग्य की बात होता है। अभी आनंदन जी अपने एक अनुभव से एक आत्मविश्वास की स्टेटमेंट दिया कि एक डिकेड पहले भारत डिजिटल पेमेंट की इंडेक्स में कहीं नहीं था, आउटसाइड ऑफ 100 नंबर, सही था ना। और आज 10 साल के बाद हम दुनिया की 1 नंबर डिजिटल पेमेंट की पोजीशन पे हैं। और उसमें मेरे को श्रीकांत जी बता रहे थे, अमेरिका, यूरोप और चाइना, और बचा कौन है? तीनों की जितना सामूहिक कारोबार है डिजिटल की दुनिया में, भारत में उससे ज्यादा है। भारत के बारे में जब कहा जाता है, और मैं संयोग से कभी देश की ऑयल एंड नेचुरल गैस विभाग के दायित्व में रहा। 19वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स ऑयल इकोनॉमी की इर्द गिर्द था। विश्व की राजनीति, विश्व की अर्थनीति और उससे प्रभावित समाज नीति एनर्जी के आसपास था। और ऑयल, द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी वाज ऑयल। उस समय में जब आगे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, कोई अच्छे आर्टिकल पढ़ते थे, तब भारत में एक शब्द कॉइन हुआ, डाटा इज द न्यू ऑयल। और मेरे सौभाग्य है, मैं उस ऑयल से इस न्यू ऑयल तक पहुंच चुका हूं और उस पेडेस्टल पे हम लोग खड़े हैं। इस पेडेस्टल में खड़े हैं कि हम अपने क्रेडेंशियल ग्लोबल मार्केट में प्रूव कर चुके हैं। जब इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 की समिट हुई, वहां जो एग्जीबिशन लगा था, आप में से कई लोग उसकी पार्टिसिपेंट और डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर रहे होंगे। दुनिया के सभी पार्टिसिपेंट का एक ही आकर्षण था, भारत इस ऊंचाई को उपलब्धि कैसे किया। डिजिटल वर्ल्ड में डीपीआई बनाने में भारत इतने कम समय में, और जब मैं कम समय कहता हूं, मैं मेरे गृह राज्य के एक अनुभव बताता हूं, मैं उसका एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बताता हूं। 18वीं सेंचुरी में पहला औद्योगिक क्रांति हुई थी, 1760 टू 1840। लगभग 80 साल की इस जर्नी में हम कहां खड़े थे, भारत कहां खड़ा था?
भारत तब शायद लूट रहा था। 1866 में तब हम गुलामी के अंदर थे। मेरे वाला इलाका यानी उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये बंगाल प्रोविंस के अंदर था। तब एक ग्रेट बंगाल फेमिन हुई थी। उस बंगाल फेमिन में उड़ीसा में ही केवल 1 मिलियन लोगों की जान गई थी। इतिहासकारों ने उसकी वर्णन किया है। उन दिनों में यूरोप में और विशेष करके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पैसा डालने के लिए भारत के संसाधनों को अंग्रेजों ने लूटा था। दूसरे हमारे कोई हिस्सेदारी नहीं थे, हम तो एक्सप्लॉइटेड ग्रुप थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। हमारी संसाधन पे दुनिया की संपन्नता आई थी। दूसरे औद्योगिक क्रांति 19th सेंचुरी में 1870 टू अर्ली 20th सेंचुरी तक हुई, तो हम लोग उसमें मजदूर की भूमिका में थे। वी पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज ए मियर वर्कफोर्स। और तीसरी औद्योगिक क्रांति में 1950 अनवर्ड जो चला, जो 20th सेंचुरी की मिड से चला, तब हम उसकी मैनेजर बने थे। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत, डीपीआई एक एग्जाम्पल है। और आज मेरे इस टाइम लाइन को आप मार्क करके रखिए। आज हम लोग 15 अक्टूबर, दशहरा को ही काउंट कर लेते हैं, 21st सेंचुरी की तीसरी डिकाड के दशहरा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दीपावली दशहरा के बीच में इकट्ठा हुए हैं। 10 साल में जो 3 आज हमने मंदिर बनाई, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल सिटीज में, ये तो वहीं आपने सुना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 3 उत्कृष्टम केंद्रों की स्थापना यहां पर की गई है, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर कृषि से जुड़े हों या फिर शिक्षा से जुड़े, यहां पर एआई का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और एआई को बढ़ावा दिया जा रहा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार सोशल मीडिया पर जोर दिया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और जहां पर विश्वविद्यालय में संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। Friends, education is undoubtedly the most impactful mechanism for human development, social upliftment, and economic development. It brings equality and neutralizes societal inequalities, ensuring that the benefits of growth reach even the most marginalized. Education is a means not only for individual empowerment but for national development as well. In recent years, India has made considerable progress in the field of education. Our literacy rates has gone up significantly. India has one of the world's largest higher education systems with over 58,000 higher education institutions and more than 43 million students enrolled for higher education. Over the past decade alone, we have created nearly 400 new universities, 5,300 new colleges, 75 new institutions of national importance, 14 new All India Institution of Medical Sciences, 7 new Indian Institutes of Technologies, and 7 new Indian Institutes of Management, with half of the new institutions located in rural areas. With the objectives of develop students as enlightened citizens and to lead India into the knowledge economy of tomorrow, Government of India has brought several reforms in its education sector. The goal of our recently introduced new National Education Policy 2020 is to transform the education system at all levels. The policy also opens avenues for collaboration with foreign educational institutions.
I want to draw your attention to our flagship program called Indian Technical and Economic Cooperation, popularly known as ITEC program. Under this initiative, so far 31,000 Africans and 155 Algerians have availed of the benefits of this program. It is matter of pride for us that ITEC alumni have carved a niche for themselves in their respective countries. Many of them have become ministers, senior diplomats, government officials, and leading entrepreneurs. I urge Government of Algeria to utilize this unique opportunity being offered by the Indian government. India provides quality education at a fraction of the cost of Western institutions to ever increasing number of students from Africa, including from Algeria. We also offer several scholarships and fellowships to African students. I invite educational institutions, governmental departments, and youth of Algeria to take advantage of various initiatives of Government of India. Friends, India-Algeria relations date back to the days of the Algerian liberation struggle against colonialism, when India advocated the cause of Algerian independence at the United Nations and other international fora. Following Algerian independence and the establishment of the diplomatic relations in July 1962, this policy orientation brought India and Algeria closer, and our friendly relations continue to this day. The current developments are but a good beginning. Our relations are a long way from reaching their potential, which can be achieved by the hard-working young people of our two nations. I am convinced of the power of youth of this country and truly believe in their capabilities to take Algeria on a path of glorious development. To the university, for the respect of warm welcome given to me and my country, I express my heartfelt thanks to President Tewan and Minister Kamel Badari. I extend my best wishes to the Dean, to all the esteemed faculty members and students for success in their future endeavors. To my young friends, may you be the enlightened citizens of New Algeria and a vibrant bridge building relations between India and Algeria. Today, a new chapter has been added to our historic ties. Thank you. Shukrana. Our thanks to Her Excellency. We invite her to remain here on stage as we call upon the Minister of Higher Education and Scientific Research, Kamal Badari, to present her with the honorary doctorate. نشكر فخامة الرئيسة وندعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري لمنحها دكتوراه فخرية وأخذ صورة تذكارية. तो आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने लगातार अल्जीरिया और भारत के रिश्तों पर बात की और उन्होंने आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की बात कही है और साथ ही यहां पर अब ये शामिल हो चुका है। आपको तो सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, बहराइच पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।